दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का जो आपका फोर्थ पेपर है, उसमें आपका है भाषा बोध और प्रारंभिक भाषा का विकास। और ये जो पेपर है वो वैसे तो हिंदी के सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है, मगर इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी दी हुई हैं जो भाषा से हटकर भी है और शिक्षण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसकी 8वीं यूनिट को अगर हम देखते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि यहाँ इन्होंने पाठ्य पुस्तक और शिक्षण शास्त्र की समझ दी है। तो पाठ्य पुस्तक क्या होती है हिंदी की और वो किस तरह की होनी चाहिए, इसके बारे में हम अभी ध्यान दे कर के पढ़ेंगे। तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि पाठ्य पुस्तक एक ऐसी चीज़ है जिसके अभाव में कभी भी पढ़ाई या अध्ययन की कल्पना नहीं की जा सकती है। और भाषा की पाठ्य पुस्तक जो होती है उसकी अपनी प्रकृति होती है और प्रत्येक विषय की अपनी प्रकृति होती है। उसमें अगर हम पाते हैं तो हम ये देखते हैं कि पाठ्य पुस्तक का जो निर्माण का जो एक बनाया गया आपका नियम बनाया गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि बहुत सारे मार्गदर्शकों ने पाठ्य पुस्तक के लिए कुछ सिद्धांत बनाए हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके जो विभिन्न पक्ष हैं और गुण और विशेषताओं को हम देखते हैं। अब अगर हम देखें तो पाते हैं कि पाठ्यपुस्तक का एक आपका अध्ययन पक्ष होता है और दूसरा आपका बाह्य रूप पक्ष होता है। तो अध्ययन पक्ष में आपके पाठ्यपुस्तक के अध्ययन पक्ष के अंतर्गत हम देखें तो आता है कि पाठ्यपुस्तक की भाषा शैली कैसी है, दूसरा आपका विषय सामग्री उसमें किस प्रकार की यूज़ हो रही है और चित्र किस प्रकार के हैं, शीर्षक कैसा है, उसके लेखक कौन है, प्रकाशक कौन है, भूमिका कैसी है और पाठ रुचि और व्यावहारिक कार्य जो दिए गए हैं वो पाठ्य पुस्तक में विषय को पूर्णता दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अब अगर हम देखें तो पाते हैं कि भाव कैसा होना चाहिए। तो हमेशा पाठ्य पुस्तक जो है वो सरल भाषा में स्पष्ट और स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। भाषा की पुस्तक का ये कार्य होना चाहिए कि जो विद्यार्थी हैं वो उनकी रुचि को बढ़ाए और उसे भाषा सिखाए और उत्तरोत्तर भाषा का विकास करते हुए बच्चे को भाषा में दक्ष बनाए। अतः पाठ्यपुस्तक जो है वो सरल भाषा की होनी चाहिए जो बच्चों को आसानी से समझ में आए। दूसरी विशेषता पर हम आते हैं कि शैली। तो भाषा को लिखने और बोलने का जो ढंग होता है वही आपकी शैली कहलाती है। तो भाषा की जो पाठ्यपुस्तक होती है उसमें शैलीगत विविधता होनी चाहिए कि कभी कुछ चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं, कभी कुछ चीज़ें। इससे क्या होती है कि छात्रों की जो रुचि है वो बनी रहती है और छात्र लेखन की विभिन्न शैलियों से भी परिचित होते हैं। और प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकें और माध्यमिक शिक्षाओं की और उच्च शिक्षा की पुस्तकों में अंतर होना चाहिए। प्राथमिक पाठ्य पुस्तकों में विवरणात्मक शैली के लेखों को संकलित करना चाहिए और माध्यमिक कक्षाओं की जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है उसमें भाव प्रधान और तर्क प्रधान शैलियों के लेख भाषा की पाठ्य पुस्तकों में संकलन होना चाहिए। तीसरा हम पाते हैं कि आता है आपका विषय सामग्री। तो पुस्तक का विषय सामग्री जो होती है उसका चयन करते समय भी बहुत सारे पहलू पर ध्यान दिया जाता है। जैसे पहला होता है कि आपका विषय सामग्री का चयन जो होता है वो स्तर के आधार पर किया जाए और उनकी मानसिक बुद्धि के आधार पर किया जाए। तीसरा आपका आता है कि विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण आप किस प्रकार से कर रहे हैं। विषय वस्तु आपकी बहुत अच्छी है लेकिन अगर आपके समझाने का या बताने का तरीका अच्छा नहीं है तो आपकी वो विषय वस्तु जो है वो किसी काम की नहीं होती है। अब आता है कि विषय सामग्री का हम चयन किस प्रकार से करें। तो इसमें भी भाषा शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, राष्ट्रीय लक्ष्यों और शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रख करके विषय सामग्री का चयन करना चाहिए कि किस स्तर के विद्यार्थियों के लिए कौन सी चीज़ें काम की हैं। जैसे विषय ज्ञान और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में, जैसे आपका समाज है, संस्कृति है, कला, विज्ञान, खेलकूद, मनोरंजन, दर्शन, धर्म, सभी चीज़ें आपकी पाठ्य पुस्तकों में शामिल होना चाहिए।
अब हम बात करते हैं स्त्रीकरण की। तो यहाँ पर है कि वैचारिक सामग्री जो है वो विद्यार्थियों की आयु के और बौद्धिक स्तर के आधार पर ही होना चाहिए। जैसे आप ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए कि कभी आप कुछ चीज़ बताइए और फिर उसको ढूंढिए। तो आपका जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, सरल से जटिल की ओर होनी चाहिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर होनी चाहिए, निरीक्षण से तर्क की ओर होनी चाहिए और यथार्थ से आदर्श की ओर होनी चाहिए। तो विद्यार्थियों की मानसिक परिपक्वता का निर्धारण भी पाठ्यपुस्तक के द्वारा होता है। फिर आता है आपका विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण। तो इसमें आपको विविध पाठ होने चाहिए, पाठ के बाद आपके अभ्यास होना चाहिए ताकि विद्यार्थी ने कितना पाठ को आत्मसात किया है ये आपको पता हो। भूमिका में आपको शिक्षकों के प्रति और शिक्षार्थियों के प्रति भूमिका होनी चाहिए कि पाठ्य पुस्तक छापने का या अध्ययन सामग्री का मुख्य उद्देश्य क्या है। फिर आता है शब्दार्थ, टिप्पणी और संदर्भ। तो किसी भी पाठ के पहले आपको शब्दार्थ देना चाहिए और टिप्पणियाँ होनी चाहिए कि किस प्रकार से इसको किया जाए, और संदर्भ भी कि ये कहाँ कहाँ से इसके स्रोत सामग्री जो है वो ली गई है। फिर आती है आपकी पाठ सूची, लेखक परिचय, शीर्षक और प्रकाशक। तो आपके पाठों की एक सूची भी होना चाहिए पाठ्य पुस्तक में कि कितने पाठ आपने दिए हैं, उनके लेखक क्या हैं, उनका प्रकाशन कहाँ कहाँ पर हुआ है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान हमें पाठ्य पुस्तक में रखना चाहिए। फिर आता है आपका बाह्य रूप। तो बाह्य रूप में अगर हम पुस्तक पर आते हैं तो पहला जो आपका मुख्य पृष्ठ है, आवरण जो होता है वो होना चाहिए। दूसरा आपका बिंदु, कागज, अक्षरों का आकार जो है, और पुस्तक का आकार और मूल्य, ये सारी चीज़ें जो है वो बाह्य रूप में आती हैं। अब यहाँ पर हम देखें तो मुख्य पृष्ठ जो है वो आकर्षक तथा सुंदर होना चाहिए। आवरण पृष्ठ का पुस्तक का नाम स्पष्ट होना चाहिए, बड़े अक्षरों में अंकित होना चाहिए। आवरण पृष्ठ हमेशा आपका सुदृढ़ होना चाहिए। पुस्तक की जिल्द जो है वो सशक्त होनी चाहिए, और आवरण पृष्ठ पर चित्र होने चाहिए। और प्राथमिक कक्षाओं में चित्र जो हैं वो गहरे रंग के होने चाहिए और माध्यमिक शिक्षण में ये कलात्मक होने चाहिए। फिर आते हैं हम कागज पर। तो पाठ्य पुस्तक के निर्माण के लिए लिया गया कागज पुराना, कमज़ोर और पतला नहीं होना चाहिए। इसके जो कागज़ होते हैं वो काफ़ी टिकाऊ होने चाहिए। तीसरा आता है आपका मुद्रण। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक की जो छपाई है वो शुद्ध होना चाहिए, सुंदर और स्पष्ट होनी चाहिए, और उसमें किसी भी प्रकार की अशुद्धता नहीं होना चाहिए, वर्तनीगत अशुद्धताएं नहीं पाई जानी चाहिए। अक्षर भी बहुत छोटे नहीं होने चाहिए, और पाठ के शीर्षक तथा अभ्यास कार्य आदि के अक्षरों की बनावट जो है वो अलग होने चाहिए, मतलब हेडिंग और सब हेडिंग जो है वो आपकी होनी चाहिए। फिर आता है आपका पुस्तक का आकार। तो भाषा की पाठ्य पुस्तक का जो आकार है वो कक्षा के पाठ्यक्रम पर निर्धारित होता है। छोटी कक्षाओं की पुस्तक के पृष्ठों की संख्या और लंबाई और चौड़ाई के आकार से ये बड़ी होना चाहिए। फिर आता है आपका मूल्य। तो भाषा की पाठ्यपुस्तक का मूल्य ज़्यादा अधिक नहीं होना चाहिए ताकि छात्रों के अभिभावक और छात्र जो हैं वो उसको आसानी से खरीद सकें, क्योंकि यदि महंगी पुस्तक होगी तो लोग पुस्तकों को नहीं खरीदेंगे। तो विद्यार्थियों को सस्ते से सस्ते मूल्य पर पुस्तकें उपलब्ध करानी चाहिए। अब मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में आपने देखा कि मैंने इस प्रकार की चीज़ें आपको बताई कि पाठ्य पुस्तक कैसी हो, उसकी क्या विशेषता हो, उसमें सावधानियां क्या क्या होनी चाहिए, और इसमें अध्ययन पक्ष में आपका बाह्य रूप और आंतरिक रूप दोनों होना चाहिए। इन सब गुणों का समावेश जिस पाठ्य पुस्तक में होता है वो एक उत्तम पाठ्य पुस्तक होती है। इसीलिए विद्यार्थियों को ये जानना बहुत आवश्यक है कि एक उत्तम पाठ्य पुस्तक के जो गुण हैं वो किस प्रकार के होना चाहिए। तो आशा है कि आपको इस वीडियो से पढ़ने में बहुत मदद मिलेगी। इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं आप वो पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आ रही है तो मुझे बताइए कि हमें इसको पढ़ना है। अपने मित्रों को भी भेजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नए सिलेबस के बारे में जानकारी नहीं है। धन्यवाद।